वो क्या करते थे कि वहाँ पे जो लोग बीमार होते थे, उनको थोड़ी होती थी प्रॉब्लम होती थी किडनी में, तो उसका व्यापार करते थे। वजह क्या थी? क्योंकि वहाँ स्प्रे के लिए पैराक्वेट नाम का हर्बिसाइड आता है, और वो नारियल की खेती में बहुत ज़्यादा यूज होता था। इतना अंधाधुंध उसकी स्प्रे हुई और लोगों को किडनी प्रॉब्लम उसमें होने लगी। बाद में ये बीमारी जो है धीरे धीरे हमारे साउथ इंडिया में भी पहुंच गई थी, आपने सुना होगा काफ़ी पहले। इसके बाद आपने पेपरों में कम से कम 15-20 साल पहले देखना, भोपाल में क्या हुआ था कि वहाँ सीवरेज का जो पानी था उसको लोग अपनी वेजिटेबल्स की सिंचाई के लिए यूज़ करते थे, और उसमें क्या हुआ, उस सीवरेज के पानी में हैवी मेटल होते हैं। हैवी मेटल समझते हैं आप? निकल, कैडमियम, लेड, ये सीवरेज के पानी में होते हैं। जब उसकी इरिगेशन उन लोगों ने की तो उसमें हैवी मेटल्स की वजह से क्या हुआ, तो वहाँ एक डीसी साहब होते थे, जब उन्होंने उसकी रिपोर्ट देखी कि इसमें तो दुनिया भर के हैवी मेटल जो रातों रात बुलडोजर चलाना पड़ा था उसको, और तमाम लोगों के खेत जो बुलडोजर से साफ कर दिए गए थे। उसके बाद मैं कहूँ इसी ना साहब को और बताता हूँ। नई दिल्ली में क्या हुआ था, एक बार किसी हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हो रहे थे, उनकी चमड़ी नीली होती थी, नीले रंग के। बाद में जब उसको स्टडी किया गया तो उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोला उस बीमारी को, और उसकी वजह थी नाइट्रेट। जो हम स्प्रे करते हैं सब्जियों में, उसमें नाइट्रेट होता है, और नाइट्रेट की वजह से जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम के से एक बीमारी पता लगी थी बाद में। 1980 के आसपास आपने देखा हमारे हर घर में डीडीटी स्प्रे होती थी। घर में देख लो चाहे गौशाला में देख लो, दुनिया भर का स्प्रे हो, लोग खुद ही कर जाते थे। आपको पता है कि जो डीडीटी है उसका जो रेजिड्यू रहता है 30 साल तक रहता है, मतलब 30 साल तक आपको इफेक्ट कर सकती है। तो मैं भी अभी तक वो डीडीटी के जो रेजिड्यू है वो है। घास में स्प्रे की तो गाय ने जो घास खाया वो उसके पेट में चला गया डीडीटी, और जब उसका दूध निकाला तो उस दूध में भी डीडीटी पाई गई। तो इतने हार्मफुल चीज़ें हैं कि हम लोग इससे बच नहीं सकते। अब हम देखेंगे कि ये जो पेस्टिसाइड आया कब है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने जब पैदावार बढ़ाने की सोची तो हमें ऐसी वैरायटियाँ दी गई कि उनको खाद की जरूरत थी। जहाँ खाद पड़ती है वहाँ बीमारी भी ज़्यादा आती है। तो अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में इन दवाइयों का इस्तेमाल करने वाले में दूसरे नंबर पर है इंडिया, दवाइयाँ इस्तेमाल करने में स्प्रे वाली। और फास्टर देखिए अब तो एशिया में फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड और दवाइयाँ वो एशिया में इंडिया का यूज कर रहा है। और हिमाचल में देखें तो हर साल ये 13 से 15% बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है पेस्टिसाइड का स्प्रे। अब देखिए क्योंकि ये पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप चाहेंगे कि हम इसको बंद कर दें एकदम से, मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबी चेन है इनकी। पर ये बात ये लोग ना भूलें जो कि पेस्टिसाइड बेचते हैं, क्योंकि अगर एक डिब्बे में वो 10-20 रुपये कमा रहे हैं दवाई बेच के, तो वो अपने लिए शायद फ़ायदा सोचते होंगे, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है। अगर हम सही मायने में सोचें, अगर आप पौधे में स्प्रे करते हैं सिर्फ 30% पौधे में लगती है, बाकी 70% कहाँ जाती है? हमारे वातावरण में। इतने फाइन उसकी वो पतली बूंदें होती हैं वो हवा में रहती हैं, 30% वो पौधे में पड़ी, 70% हवा में रहती हैं। और जो पेस्टिसाइड बेच रहा है वो भी उससे बचा नहीं है, वो भी हवा के साथ ले रहा है, हमें तो मुफ्त में दे ही रहा। तो हम किसी भी तरीके से इससे बच नहीं सकते, ना बेचने वाला और हम यूज़ करने वाले तो बचेंगे। 70% हमारे वातावरण में ही वो घूम रहा है फाइन ड्रॉपलेट्स के रूप में। तो सोचने की बात ये है कि जब हम लगातार इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ पे कितना असर हो रहा है। अब ये आत्म चिंतन का विषय आ गया है। एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊँगा जरा, कि एक बार कहीं गए तो वहाँ पे उस परिवार ने 3 भैंसें पाल रखी थी और भैंसें कोई 1-1 लाख रुपए की।
हम बोलते हैं यहाँ लंब, जो लंब होता है ना कपड़ों में लग जाता है, उस लंब को मारने के लिए किसी ने स्प्रे की हुई घासनी में, और वो सास और बहू वहाँ से घास ले आई और उन्होंने भैंसों को डाला, 2 भैंसें उसकी मर गई अगले दिन। तो देखो कितनी बुरी बात है ये। हम लोग स्प्रे करते हैं, हम सोचते हैं जो अपने जो बेहतर होते हैं उसको स्प्रे करने चले जाते हैं, बहुत गलत बात है। हमारे पशुओं को सीधा जा रहा है। तो एक आजकल वो सफाचट जिसको आप बोलते हैं फटाफट लिया आपने स्प्रे कर दी, बहुत गलत बात है। बिल्कुल स्प्रे में मत जाइए। और ये हमारे पशुओं के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कहीं भी घासनी में स्प्रे मत करो, उसको हाथ से निकाल लो, दराती से निकाल लो, लेकिन इसमें पशुओं का और पक्षियों का बहुत बड़ा नुकसान है। आपने गिद्ध देखे होंगे, पहले बहुत ज़्यादा होते थे, जानवर जिन्होंने खाए वो गिद्ध भी खत्म हो। हमने पर्यावरण को बचाना है, अपने आप को बचाना है। अगर हम केमिकल खेती में लगे रहेंगे तो अपना स्वास्थ्य खराब करेंगे, अपनी मिट्टी खराब करेंगे, अपना पर्यावरण खराब करेंगे। और जब तक हमारा पर्यावरण और मिट्टी ठीक नहीं है, हमारी सेहत ठीक नहीं हो सकती। अब एक बार अभी पिछले महीने IGFC की एक रिपोर्ट आई थी। वहाँ क्या देखा उन्होंने, डॉक्टर्स ने, कि एक पर्टिकुलर इलाके से जो कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं। जब उसकी स्टडी की गई तो इलाका कौन था? कोटखाई था। और कोटखाई में सेब होता है सबसे ज़्यादा, सेब की बेल्ट है। तो वहाँ क्या था, सेब में होता है 17 स्प्रे करते हैं, उसमें 17 स्प्रे शेड्यूल बना होता है सेब का। वहाँ 17 स्प्रे लोग उसको ये कर रहे थे, और मैक्सिमम लोग उसी इलाके कोटखाई से कैंसर के आ रहे थे। अब एडवाइस ये किया गया है उनको कि भाई स्प्रे कम करिए, नहीं तो पूरा का पूरा गांव कोटखाई का हो या पूरा शहर जो हो कैंसर वाला हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हिमाचल में भी देखें तो 10 में से 1 आदमी जो कैंसर का पेशेंट है। बाल इलाके में चले जाइए, टमाटर बहुत हो रहा है, लेकिन हर तीसरे आदमी को कैंसर। ये झूठी रिपोर्ट नहीं है, सच्ची रिपोर्ट। 20 साल के आदमी को, 15 साल के आदमी को हार्ट अटैक होगा। वजह यही केमिकल खेती। हमें पता सब कुछ है, लेकिन करना हम कुछ नहीं चाहते। अब सरकार ने ये ठाना है कि जो हुआ हुआ। उस समय की बात थी जब हमारा अनाज कम था, उस टाइम अनाज पैदा करना था, हमने कर लिया, इतना कर लिया कि अकाल में पड़ जाए तब हम हमारे पास राशन है। लेकिन जब तक सेहत ठीक नहीं है तब तक हमारे पास कुछ भी ठीक नहीं है। सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम दोबारा से प्राकृतिक खेती की तरफ चलें। प्राकृतिक खेती में सिंपल शब्दों में आपको बताऊं क्या है, पशु आधारित रसायन मुक्त खेती। उसमें पशु भी हो, रासायनिक खेती ना, पशु आधारित रसायन मुक्त खेती जो हमारे बुजुर्ग करते थे। आप सोचिए, जंगल में जो पेड़ है उनको कोई पानी देने जाता है? नहीं। जंगल में आग लग जाती है, दुगनी स्पीड से पौधे निकल आते हैं, क्या उनको कोई खाद पानी देने जाता है? नहीं जाता। क्योंकि जब तक हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे ना, तब तक पौधा भी अडेप्ट नहीं करता किसी चीज़ को। जब हम किसी चीज़ को खाद के डाल देंगे ना तो खाद ही मांगेगा, जब तक वो बंजर ना हो जाता। हमने इतनी खाद डाल दी है कि हमारी मिट्टी बंजर हो गई। अब कहते हैं कि सब कुछ डालते हैं, जब तक खाद नहीं डालेंगे कुछ होता ही नहीं। तो जंगल में भी तो वैसे होना चाहिए, वो क्यों निकल जाते हैं सारे के सारे वैसे, आग लगने के बावजूद भी। सरकार को आपके स्वास्थ्य की चिंता है, आने वाली जो जनरेशन हमारे बच्चे हैं उनका ख्याल रखना है। सरकार ये चाह रही है कि लोग प्राकृतिक खेती की तरफ जाए। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपके पास 10 कनाल हो गई तो आप 10 कनाल में प्राकृतिक खेती शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक खेती आप करेंगे शुरू में भी थोड़ी उसमें प्रोडक्शन कम आ सकती है, पैदावार कम आ सकती है, क्योंकि हमने मिट्टी को तो खोखला कर दिया है। अब उसको सुधरने के लिए भी 2-3 साल का टाइम लगेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि प्राकृतिक खेती 10 कनाल जमीन है, 5 में शुरू करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए उसको। नहीं तो आपकी शिकायत आएगी कि जो हमने 10 कनाल में की, अब तो हमारा क्विंटल की जगह 50 किलो निकला। आप आधी से शुरू करिए, 5 करिए, फिर 6 करिए, 7 करिए, इसको लगातार बढ़ाना है। लेकिन केमिकल खेती से हमें छुटकारा पाना है, तभी हमारा भविष्य ठीक रहेगा। अब प्रॉब्लम्स आपने देखी है कि महिलाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम है, डिलेड पीरियड्स है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, BP है, शुगर है। सर यही वजह है,
इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मैक्सिमम जो युवा पीढ़ियों में देखी जा रही है वो केमिकल की वजह से है सारा। हमने सारा सिस्टम हमने बिगाड़ के रखा हुआ है। तो सरकार ये चाह रही थी कि हिमाचल में देखो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के नाम से सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की तो हमारे हिमाचल प्रदेश में 3592 पंचायतें हैं और 35,000 हेक्टेयर में हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती चाहे उन्होंने शुरू की है या पूरी तरह कर ली है, चाहे आंशिक रूप से की है, पर उन्होंने शुरू कर दी है जो 35,000 हेक्टेयर है। और लोगों की बात करें तो 1,98,000 है आप लोगों की तरह जो कि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। ये बेड़ा हमारा धीरे धीरे हर हफ्ते बढ़ रहा है। 1,98,000 लोग जो हैं जुड़े हैं आपके साथ, आप चिंता मत करो। सरकार ने इसके लिए 15 करोड़ का प्रोविज़न किया है। 24-25 ये जो हमारा चला हुआ है 15 करोड़ रखे हैं इसी के लिए, ताकि आप लोगों को हम जागरूक कर सकें, आपको ट्रेनिंग दे सकें, डेमोस्ट्रेशन दे सकें, इस तरह के कैंप आयोजित कर सकें। कांगड़ा की मैं बात करूं क्योंकि हम कांगड़ा से सारे 814 हमारी पंचायतें हैं और लगभग 8,000 हेक्टेयर एरिया उसमें हम ये प्राकृतिक खेती करें, उसमें आपका एरिया भी है। आपका एरिया की बात करूं तो 2,500 किसान यहाँ से जुड़े हैं आपके इस कंस्टिट्यूंसी से। और कांगड़ा के फार्मर की बात करूं तो 44,000 के आसपास हमारा आंकड़ा है जिन्होंने खेती शुरू कर दी है। अब प्राकृतिक खेती के फायदे मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो लागत है 36% कम है, 36 से 40%। केमिकल खेती करेंगे आप और प्राकृतिक करेंगे आपको 36% जो फायदा हो, ठीक है। प्रॉफिट आप देखेंगे तो 8 से 10% आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप सब्जी लेके जाते हैं प्राकृतिक 50 रुपये वो भी बिकेगी, दूसरी आपको 20 केमिकल वाली, उसमें प्रॉफिट है। आदमी खुश होकर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं 20 रुपये ज़्यादा देने को तैयार हूँ, मुझे चाहिए शुद्ध चीज़। तो इसमें कोई कमी नहीं है, घबराना नहीं है। आप लेके जाएंगे 10 किलो को भी 5 किलो में आप पैसे पूरे कर लेंगे। शेल्फ लाइफ देखो, टमाटर आपके घर के हैं 15 दिन खराब नहीं होंगे, बाजार से लाइए 30 दिन खराब हो जाते हैं। क्यों? केमिकल उसमें पड़ा हुआ। पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता प्राकृतिक खेती से। उससे आप स्प्रे करेंगे पर्यावरण आपका खराब हो जाएगा। जो हमारे नीचे ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे जो, वो भी उसमें बढ़िया डेवलप होते हैं। ओवरऑल हेल्थ हमारी सारी पर्यावरण की अच्छी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक खेती के लिए सरकार ने क्या किया। अभी हमने मक्की खरीदी, सरकार ने इतना बढ़िया रेट दिया कि ये पूरे इंडिया में हिमाचली एक ऐसा राज्य था जहाँ इतना ज़्यादा समर्थन मूल्य दिया। 30 रुपये मक्की हम लोगों ने खरीदी जो प्राकृतिक खेती करते थे उनसे, बाकियों से 30 रुपये किलो, और हमने खरीदी है। और 40 रुपये अब आगे जो आप गेहूँ लगाएंगे वो 40 रुपये सरकार खरीदेगी। मुझे नहीं लगता सरकार इससे ज़्यादा क्या करेगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा रेट है। अगर आप पैदा करेंगे सरकार आपसे खरीदेगी 40 रुपये और 30 रुपये के हिसाब से। बहुत बड़ी बात है ये, इंडिया में कहीं नहीं ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और किसान के लिए छूट है कि 20 क्विंटल तक भी बेच सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना तो का है, ठीक है। तो किसी के पास ज़्यादा तो 20 क्विंटल तक वो बेच सकता है उसमें। अभी जैसे मक्की हमने खरीदी तो हिमाचल की बात करूँ तो लगभग 400 MT मीट्रिक टन वो मक्की लोगों से खरीदी गई है सरकार द्वारा। और 1508 फार्मर है, सिर्फ वो 1508 ही आए अभी। और वो फार्मर हमने लिए जिन्होंने सचमुच ही शायद यूज नहीं किया, उनकी रिपोर्ट भी आई। फार्मर झूठ बोल सकता है लेकिन अपने लिए झूठ बोलेगा, क्योंकि आपका जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो लोग खाएंगे, तो आप धोखा नहीं कर सकते उसके साथ। और सरकार आपको इतने अच्छे रेट दे रही है, हम लोग आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको भी शुद्धि देना। बाई चांस आपने अगर गलती से दूसरा बेच दिया और आपकी रिपोर्ट खराब आ गई तो आपका रेपुटेशन तो आपका तो खराब होगा, आपके जो गाँव वाले भी आपको बोलेंगे कि भाई गलती इनकी है, और हमें भी बुरा लगेगा। तो हम किसानों को यही बोलते हैं कि आप प्राकृतिक करो, पूरी खेती वैसे करो, कुछ मत डालो, हम लोग खरीदें, बाकियों से अब नहीं खरीद रहे जो केमिकल खेती करते हैं।
अभी आपने देखा कि भी सरकार ने 2 साल का जश्न मनाया और 11 दिसंबर को हिमभोग आटा, उसी मक्की का हिमभोग आटा जो लॉन्च हुआ और आप लोगों को मिलेगा, डिपुओं में मिलेगा, बिल्कुल शुद्ध 50 रुपये किलो रेट है। तो उस आटे को भी खा के देखना, आपको खा करके पता चलेगा कि जो दूसरा आटा है और जो हम लोगों ने आपसे खरीदा प्राकृतिक, उसके आटे का स्वाद देखना है तो बहुत अच्छी, देखो आपके साथ साथ दूसरे लोग भी खाएंगे। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारी दूध के लिए योजनाएं चलाई हैं, मंत्री महोदय आपको ब्रीफ कर देंगे सारी, और रेट्स फलों पे भी बढ़ाया है, वो सब बताएंगे आपको। सरकार फेंसिंग, आपकी एक प्रॉब्लम ऐसा रहती है कि जी बंदर का नुकसान, जहाँ भी जाते कहते जी बंदर और गाय। अरे मुझे एक बात बताओ, क्या पहले जानवर नहीं होते थे? क्या बंदर नहीं होते थे? मुझे याद है जब मैं छोटा था तो जो मक्की में जो पक्षी और वो ऐसे जानवर आते थे तो खिड़कियों में पीपा बांध करके खींचते रहते थे हम रात को। आज कोई करने को तैयार है? पीपा बांधते थे पेड़ के साथ और खिड़की से हम खींचते थे, पूरी रात टन उसकी डाले रखते थे, वो तरीका था हमारा। लेकिन आज तो खेत में जाते नहीं, लोग जाएंगे कब? 15-20 दिन बाद, जब तक वो चर गया और उसको सब कुछ, फिर कहते जी खा गया। अरे उस टाइम बाड़बंदी हम लोग करते थे, चाहे टेम्परेरी करते थे, झाड़ियाँ साफ करते थे। अब तो खेतों में झाड़ियाँ, खेत झाड़े लायक नहीं छोड़े। हम बड़ा कुछ करते थे तब, कोई एफर्ट तो हमें करेंगे, सरकार इतना थोड़ी करेगी आपके बाढ़ भी लगा दे और पैरा भी करेगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको हट फिर के खेतों की तरफ जाना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, बच्चों को ले जाइए खेतों में, उनको सिखाइए, उनको पता ही है धान मक्की क्या है। आने वाला टाइम है, हम लोग अभी तक समझ रहे हैं क्योंकि हम थोड़े एज्ड हैं, बच्चों को कुछ पता नहीं है। और उनको जब भी मॉर्निंग वॉक जाए बच्चे को खेत में जरूर ले जाए। बाकी क्योंकि आज मंत्री साहब बड़े व्यस्त हैं तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो मैं चाह रहा था कि जो मैंने अर्ज आप लोगों से की है उस पर आप प्लीज़ अमल करें, हमारा सहयोग करें, सरकार आपके साथ है। और कहीं भी किसी भी किसान को मुझे नहीं लगता कोई कमी छोड़ी, बात समझने की है। और ये दौर प्राकृतिक खेती का दौर है, इसमें हमें लौटना पड़ेगा और हम आपका पीछा छोड़ेंगे भी तब तक नहीं जब तक आप रसायन मुक्त नहीं हो जाते सारे। थैंक यू।